Ring ram ring ram ring ram ba ra ra ring ram ring ram ring. हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज ये आपका तीसरा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें आपको मीनिंग, स्कोप और इसके मेथड्स पढ़ने हैं। इससे पहले दो टॉपिक में आपको इसी चैनल पे जो है मिल जाएंगे, फिजिकल पॉलिसी और आपका इंट्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं उनके ऊपर वीडियो जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो ये जो तीसरा टॉपिक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें आपको मीनिंग, स्कोप और मेथड्स इसके पढ़ने हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर ये पीडीएफ चाहिए, ये जो हैंड बेस्ड नोट्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इसको ईजिली जो है आपको ये नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको कंसेप्ट किसी भी टॉपिक का पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो कंसेप्ट बेस्ड थे। जिसको कंसेप्ट पता होगा वो उनका आंसर जो है ईजिली कर सकता है। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का जो है कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। मॉनेटरी टर्म से आपका जो मतलब है, यहाँ पे मॉनेटरी का मतलब है मनी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इससे आरबीआई जो होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, किसी भी नेशन का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो जो है मनी के ऊपर कंट्रोल किस तरह से करता है वो हमें पता चलता है मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी से जो है हम कैसे क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, कैसे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, मनी की सप्लाई को एक नेशन में कैसे कंट्रोल करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्न विद द मेजर टेकन टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी से कोई भी किसी भी नेशन का जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी। सेंट्रल बैंक अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किस तरह से मनी को सप्लाई, जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ते हैं। तो इसका एक और रोल जो रहता है वो रहता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपका क्रेडिट। जो क्रेडिट होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? बैंक्स के जरिए आपका जो क्रेडिट है, जो आपकी मनी है, जो आपका पैसा है, वो पूरी इकोनॉमी में जो है सर्कुलेट होता है। तो इसके जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि किस तरह से आपका जो मनी है, जो क्रेडिट है, वो पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी। बैंक्स में आपकी सेविंग्स होती हैं और बैंक जो है इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। इसको किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट किया जाता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होंगे तो लोग जो हैं वो सेविंग्स जो हैं ज़्यादा करेंगे बैंक में। यानी अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो उसके बदले में आपको जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेविंग्स जो है बैंक में करेंगे। इसी के अपोजिट अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट जो है कम होते हैं, क्योंकि जब अब हम लोन लेते हैं किसी बैंक से तो अगर हमें उसके बदले में जो इंटरेस्ट देना होता है वो ज़्यादा हो तो हम जो है लोन्स कम लेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी से, क्योंकि जो वेरियस बैंक रेट्स होते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई जो है डिसाइड करता है। तो हमने ये समझा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे इन्फ्लुएंस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो अदर रेट्स होते हैं, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को। इसका मतलब है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रेडिट का उसको इन्फ्लुएंस करता है, और कहीं ना कहीं हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी जो है इफ़ेक्ट करता है बाय मॉनेटरी पॉलिसी। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दो तरह से काम कर रही है। एक तो आरबीआई जो है, जो देश का जो एक सेंट्रल बैंक होता है, वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, और ये मोबिलाइज भी करता है अपना जो क्रेडिट होता है, जो पैसा होता है, सर्कुलेशन उसकी इकोनॉमी में कंट्रोल करती है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को। अगर नेक्स्ट इसमें हम देखें तो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आप देखेंगे इसके, ये इंश्योर करता है प्राइस स्टेबिलिटी को भी। इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, उस टाइम पे जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने का काम करती है। दूसरा आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव जो है इनकरेज करता है किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को। किस तरह से करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और स्टेबिलिटी बनाए रखता है एक्सचेंज रेट की। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपको कंसेप्ट समझने में जो है मदद करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन के दौरान, अगर इन्फ्लेशन है या प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना है तो जो बैंक्स के रेट्स होते हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम या ज़्यादा करके जो है आरबीआई जो होता है इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करता है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके बाय मॉनेटरी पॉलिसी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इनकरेज करता है। इसी तरह से एक्सचेंज रेट को। तो ये आपका जो कंसेप्ट है वो है पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का, कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल रहता है एक नेशन में, और कैसे वो प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है इनकरेज करता है, इंश्योर करता है। तो आपने समझा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
सप्लाई ऑफ मनी की किसी भी नेशन में सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल करती है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हम इसी वीडियो में नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें वो है आपका इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं या मेथड्स। जो आपको मेथोडोलॉजी बोला गया है इसमें, वो आपका इंस्ट्रूमेंट के अंडर ही आता है। तो हमें पढ़ना है कि कौन कौन से वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए जो है एक नेशन में आरबीआई, जैसे इंडिया के रेफरेंस में आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक होता है, वो इन सब चीज़ों को इंश्योर करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्राइस स्टेबिलिटी को। तो ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है काम करती है, वो देखेंगे हम। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वानिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। जो क्वानिटेटिव होते हैं इसमें आपके तीन पार्ट्स होंगे। एक होता है चेंजिंग इन दी बैंक रेट्स एंड रेपो रेट्स, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा है चेंज दी कैश रिजर्व रेशियो जिसको सीआरआर बोलते हैं। और जो क्वालिटेटिव भी बोलते हैं इसमें आपके 2 से 3 पार्ट रहेंगे। क्रेडिट रेशनिंग रहेगा, मॉरल सॉल्यूशन रहेगा और आपका डायरेक्ट एक्शन रहेगा। इसको हम अगर जनरली देखें तो आपका जो क्वानिटेटिव है ये होता है जनरल मेजर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को, मतलब ओवरऑल जितना भी मनी का सर्कुलेशन है एक इकॉनमी में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपका जो क्वालिटेटिव है ये सिलेक्टिव मेजर्स होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर क्रेडिट को ही इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, लाइक एग्रीकल्चर में, लाइक इंडस्ट्री में, लाइक डेवलपमेंट या फिर डिफेंस के रेफरेंस में देखें तो हमें जो क्रेडिट कंट्रोल करना होता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, वो हमारा क्वालिटेटिव मेजर में आ जाएगा। तो ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम अब आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो जो आपका क्वानिटेटिव है इसमें आपका फर्स्ट रहेगा बैंक रेट्स। कौन कौन से वो बैंक रेट्स हैं या फिर क्या होता है बैंक रेट्स जिसके ज़रिए जो है आरबीआई जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है क्रेडिट कंट्रोल करेगा। तो जो आपका बैंक रेट होता है ये होता है मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। अब हम इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक है, ये सारे जो हैं ये कमर्शियल बैंक हैं और आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है। वो जब लोन देगा इन कमर्शियल बैंक्स को तो वो किस रेट पे इन बैंक्स को लोन देगा। जो हमारे ये कमर्शियल बैंक होते हैं ये सेंट्रल बैंक से कभी कभी लोन्स लेते हैं जब इनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो किस रेट पे जो है लोन लेंगे, वो वाला जो रेट होगा उसको बैंक रेट बोलते हैं। अब मान लो कि अगर वो आरबीआई को अगर क्रेडिट जो है कंट्रोल करना है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम करनी है, तो वो इस बैंक रेट को जो है बढ़ा देगी। बैंक रेट को जब वो बढ़ा देगी जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से लोन जो है अब कम लेंगे। जब वो कम लोन लेंगे तो उनके पास जो क्रेडिट है वो कम हो जाएगा, जिससे वो फर्दर जो लोन देंगे बाकी लोगों को लोन देंगे वो भी कम देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा क्रेडिट है, जो सर्कुलेशन है मनी की इकॉनमी में, वो कम हो जाएगी। तो इसी तरह इसका अपोजिट अगर आरबीआई को जो है इंक्रीज़ करना है सप्लाई ऑफ मनी को, तो इन बैंक रेट्स को जो है कम कर देगी, जिससे जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से ज़्यादा पैसे लेंगे और फिर आगे भी ज़्यादा लोन्स जो हैं देंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। इसको मैंने आपको यहाँ एक चार्ट में समझाया है। अगर चेंजेस होंगी बैंक रेट में, अगर बैंक रेट कम होगा तो आपकी जो चेंज इन मनी सप्लाई है, वो जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर बैंक रेट्स ज़्यादा होंगे तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, जो फर्दर इफेक्ट करती है हमारी एग्रीगेट डिमांड को, और एग्रीगेट डिमांड आगे हमारे आउटपुट को इफेक्ट करती है और फिर प्राइसेस को इफेक्ट करती है। तो ऐसे ये पूरी चेन जो है वो चलेगी। तो मैंने आपको समझाया कि बैंक रेट्स जो होते हैं वो रेट होते हैं जिन पे जो सेंट्रल बैंक होता है जैसे आरबीआई बाकी जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको लोन देता है। तो सबसे पहले ये हमने जो क्वानिटेटिव का फर्स्ट पार्ट था बैंक रेट्स वाला वो समझा। अब हम देखते हैं दूसरा है आपका वो है रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स ओवरनाइट फंड टू दी बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटी इज कॉल्ड रेपो रेट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे जो आरबीआई है वो पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब ओवरनाइट फंड का मतलब है छोटे पीरियड के लिए, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जो है कमर्शियल बैंक को लोन देगा, फंड देगा, पैसे देगा, और उस जिस इंटरेस्ट रेट पे देगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। यानी सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है, लेस देन 1 मंथ भी हो सकता है। अगर इन सब इतने पीरियड के लिए आरबीआई जो है पैसे जो है प्रोवाइड करे, फंड प्रोवाइड करे कमर्शियल बैंक को,
उसको हम रेपो रेट बोलेंगे। लेकिन ये जो पैसे प्रोवाइड करवाएगा आरबीआई, इसके बदले कमर्शियल बैंक्स में से उन बैंक से कुछ सिक्योरिटीज़ जो है अपने पास रखेगा, जिसके बदले में जो है वो फंड्स उनको प्रोवाइड करवाएगा। तो जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे ये लोन्स जो है या फिर ये फंड्स जो हैं कमर्शियल बैंक को देगा, उसे रेपो रेट कहते हैं। इसी के अपोजिट एक टर्म है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट जिस पे जो आरबीआई पे करता है कमर्शियल बैंक को, कभी कभी जो है कमर्शियल बैंक के पास में जो सरप्लस फंड्स होता है वो अपने पास रखता है शॉर्ट पीरियड के लिए, और सेंट्रल बैंक जो है उन्हें इंटरेस्ट रेट उस फंड्स के बदले में देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट हम कहते हैं। करंट जो इंडिया में हमारा रेपो रेट है वो 5.15% है, जो 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट रेपो रेट जो है 5.15 है। और जो आपका रिवर्स रेपो रेट है ये अबाउट 4 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स जो है इस टाइम इंडिया में चल रहा है। इसमें नेक्स्ट जो है वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी क्वांटिटेटिव में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह से क्रेडिट जो है कंट्रोल करेगा सेंट्रल बैंक। तो जो है ये मेनली जो है यूज़ किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ज़्यादातर यूज़ होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। इसका क्या मतलब है? द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। अब देखिए, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। अब अगर किसी इकॉनमी में पैसा जो है बहुत ज़्यादा है और उसे कंट्रोल करना है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा है और उसे कंट्रोल करना है, तो उस केस में क्या होगा? जो आरबीआई होगा वो सेल करेगा सिक्योरिटीज़, जो सेंट्रल बैंक होगा वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा और जो है क्रेडिट जो है उसको कंट्रोल करेगा। इसका मतलब है कि उसके पास में, आरबीआई के पास में अगर कोई सिक्योरिटीज़ हैं उनको वो मार्केट में सेल कर देगा और उसके बदले में जो है जो मनी होगी, जो पैसा होगा वो अपने पास ले लेगा, जिससे क्या होगा? क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। इसी के अपोजिट अगर मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है क्रेडिट का, तो जो मार्केट में सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदेगी, परचेज़ करेगी और उसके बदले में जो है पैसा जो है मार्केट में दे देगी, जिससे क्या है मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट जो है इसमें था। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसमें वो है चेंज दी CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो जो होती है एक डिसाइडेड अमाउंट होता है डिपॉजिट का। डिपॉजिट का मतलब जब हम बैंक में जाते हैं और हम मान लो हमने 10,000 रुपये जो है वो किसी बैंक में जो है डिपॉजिट कर दिए, और उस 10,000 रुपये में से कितना जो पैसा, कुछ पैसा जो होता है वो कमर्शियल बैंक अपने अपने जो है रिज़र्व में रख लेता है, कैश को रिज़र्व में रख लेता है। अब उस कैश में से कितना, उस डिपॉजिट में से कितना कमर्शियल बैंक को अपने पास में रखना है, वो जो रेट होता है उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR। ये भी आरबीआई डिसाइड करता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि एक डिपॉजिट में से कमर्शियल बैंक अपने पास में कितना पैसा रखेगा। अगर मान लो आरबीआई ने डिसाइड किया कि 10% जो है डिपॉजिट का वो किसी कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, लाइक अगर 10,000 रुपये का डिपॉजिट जो है उस कमर्शियल बैंक के पास आया तो 10% उसको अपने पास रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर अब जो आपका कैश रिजर्व रेशियो है वो 10% से 20% हो जाता है तो उससे क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा। कैसे? मान लो जो कैश रिजर्व रेशियो है वो पहले 10% था, अब 20% हो गया। तो मतलब है इसका कि 10,000 का जो डिपॉजिट आया था किसी के थ्रू बैंक में, उसमें से सिर्फ 10% जो है वो एज अ कैश रिजर्व रेशियो बैंक को अपने पास रखना था, लेकिन वो बढ़ के अब 20% हो गया। तो यानी जो 20% है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा और जो बाकी का 80% है उसको वो आगे लोन जो है प्रोवाइड करवा सकता है या कर सकता है। पहले वो 10% था तो 90% जो था बचा हुआ उसका वो लोन दे सकता था, लेकिन अब 20% है तो 80% ही जो है वो लोन दे सकता है। तो इससे क्या होगा? जो क्रेडिट होगा वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब क्रेडिट जो है वो कम लोन दे सकेगा, तो उससे क्रेडिट जो है कम हो जाएगा किसी भी इकोनॉमी में। इसी तरह अगर CRR पहले 20% था अब 10% है, तो अगर आरबीआई को कैश की जो क्रेडिट है, कैश की जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज़ करनी है, तो वो जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको कम कर देता है, इससे वो उसका एक्सपेंशन कर लेता है क्रेडिट का। तो ये था हमारे सारे जो क्वांटिटेटिव मेज़र थे। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव मेज़र कौन कौन से हैं, जिनको हम सिलेक्टिव कंट्रोल्स भी बोलते हैं। तो सिलेक्टिव कंट्रोल्स जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। सिलेक्टिव कंट्रोल सीक्स टू चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन इट्स वेरियस यूसेज। लाइक अगर आप किसी एग्रीकल्चर या फिर किसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं या डेवलपमेंट के पर्पस के लिए किसी जगह पे क्रेडिट इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर डिफेंस के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम किसी सिलेक्टिव
सेक्टर में करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में, तो उसको हम सिलेक्टिव कंट्रोल बोलते हैं। वो वाले जो होते हैं उनको हम क्वालिटेटिव कंट्रोल्स में मेजर स्टडी जो है करते हैं। इसमें जो आपका रहेगा फर्स्ट, वो रहेगा क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का सबसे पहले मतलब होता है जो आर्टिफिशियल कंट्रोल हम करते हैं। आर्टिफिशियल कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग का मतलब है कि एक लिमिट जो है वो सेट कर दी जाती है, किसके थ्रू, लेंडर के थ्रू, जो कि सप्लाई करता है क्रेडिट की, और किसको, जो बॉर्वर है, जो उसकी डिमांड कर रहा है फंड्स की, उसके लिए एक लिमिट सेट कर दे। मतलब है कि जो लेंडर होता है, आपका पैसे देने वाला होता है, वो एक लिमिट सेट कर देता है कि उससे ज़्यादा पैसे जो हैं वो नहीं देगा, उससे ज़्यादा जो है फंड जो है किसी बॉर्वर को नहीं देगा। तो जब इस तरह की लिमिट लगा दी जाती है तो उससे क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये इसका मतलब था क्रेडिट रेशनिंग। जो इसमें सेकंड है वो है मॉरल सजेशन। वो आपका रहेगा अपील टू मॉरलिटी टू चेंज और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट थ्रेट्स आर आल्सो इन्वॉल्व। इस पार्ट में जो है या किसी न तरह से एक अपील करके या फिर कोई चेंज करके या किसी के बिहेवियर को चेंज करके जो है वो कंट्रोल किया जाता है क्रेडिट को। और इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट थ्रेट्स भी जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, किसी थ्रेट के थ्रू भी जो है कंट्रोल किया जाता है आपके क्रेडिट को। जो नेक्स्ट है आपका वो है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं, व्हेन सम कमर्शियल बैंक्स डू नॉट कॉर्पोरेट विद द सेंट्रल बैंक इन कंट्रोलिंग द क्रेडिट। जब सेंट्रल बैंक के साथ में कॉर्पोरेट नहीं करता कोई कमर्शियल बैंक, तो उसके साथ जो है डायरेक्ट, उसके ऊपर जो है डायरेक्ट एक्शन लिए जाते हैं। वो डायरेक्ट एक्शन किसी भी तरह से हो सकते हैं, या तो उसके रेट्स को चेंज कर दिया जाता है, या किसी कमर्शियल बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, या जो वेरियस डिस्काउंट्स दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक को, उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, उनको कम कर दिया जाता है, जिससे क्या है क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये डायरेक्ट एक्शन जो होगा, तो ये सभी जो है हमने इसमें पढ़े क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेगुलर जो है वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।